आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर सिंटैक्स इंग्लिश से प्ले द प्रोग्रेस बाय सेंट जॉन एर्विन एज वन एक्ट प्ले। बेसिकली 2 1 एक्ट प्ले के नाम से एक किताब है जो पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर सिंटैक्स में। उसमें एक प्ले का नाम है द प्रोग्रेस, जो आज हम जिसको डिस्कस करेंगे। दूसरा है द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो या फिर द काउंट्स रिवेंज। तो पहले हम पढ़ेंगे द प्रोग्रेस को। इसमें कैरेक्टर है जिसका नाम है प्रोफेसर हेनरी कोरी। ये पूरा प्ले इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर है और बेसिकली ही इज अ साइंटिस्ट और ये कोई बॉम्ब का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमेशा अपना वक्त जो है ये लेबोरेटरी में गुजारते हैं, लैब में गुजारते हैं अपनी, और इनकी सीवियर आइज हैं और तकरीबन ये ओल्ड मैन है और सेल्फिश एंड कनिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है। और हमदर्दी, मोहब्बत, इसार, कुर्बानी, भाईचारा, इंसानियत से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए जीते हैं। ये खतरनाक लीथल बॉम्ब बनाना चाहते हैं जिसके ज़रिए लाखों करोड़ों लोग डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, जिंदगियां तबाह हो सकती हैं, बर्बाद हो सकती है। और ये हमेशा अपना वक्त जो है लैब में गुजारते हैं। इनकी एक सिस्टर भी हैं, मिसेस मेल्डन, जो कि पहली जंग अजीम में जिनका बेटा मारा गया था बम शेल से, और उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी अपने बेटे की वजह से, उसके गम में है। लेकिन ये फिर भी बात नहीं आते, ये चाहते हैं कि कोई ऐसा बम बनाए कि और उसकी कीमत मुंह बोली वसूल करें। तो इनकी बहन इनको मना करती है, सिस्टर। तो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं कि होता क्या है कहानी। प्रोग्रेस बाय सेंट जॉन ग्रीन एर्विन इज अ पावरफुल एंटी वॉर प्ले। तो ये एंटी वॉर प्ले है, बेसिकली वॉर के अगेंस्ट है। इट प्रेजेंट्स प्रोफेसर कोरी टॉकिंग टू इज एक्साइटेडली अबाउट हिज destructive bomb to his sister Mrs. Melton, who has recently lost her only son in war. तो वो नाम उनका प्रोफेसर हेनरी गौरी है और वो एक डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब के बारे में अपनी बहन मिसेस मेल्टन से खुशी के साथ एक्साइटेडली डिस्कस करते हैं, जिसने अभी अभी रिसेंटली पहली जंग अजीम में अपने बेटे को खोया है। प्रोफेसर कोरी इज बिजी विद हिज एक्सपेरिमेंट। हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट में ये बिजी रहते हैं। ही इज हैप्पी एंड प्राउड एज हिज एक्सपेरिमेंट हैज प्रूव्ड अ सक्सेस। वो बड़े खुश होते हैं, बड़े प्राउड हैं, क्योंकि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो तकरीबन कामयाबी के राहों पर है। His sister Mrs. Melton is grief is stricken as she has lost her only son Eddie in the First World War. उनकी जो बहन है वो हमेशा गम में डूबी रहती है, सोच में अपने बेटे की, जिसको उन्होंने पहली जंग अजीम में खो दिया है। वो एक सोल्जर था, यंग था, नौजवान था, और वो एक जंग में जर्मन के साथ इंग्लैंड की जो जंग हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था। She lost her husband also in the war. वॉर में अपने हस्बैंड को भी खो दिया। बेसिकली हस्बैंड की जो डेथ हुई थी वो बेटे के गम से हुई थी कुछ ही अरसे के बाद। कोरी एडवाइजेज हर नॉट टू थिंक अबाउट द पास्ट। अब प्रोफेसर हेनरी कोरी अपनी सिस्टर से कहते हैं माजी के बारे में ज्यादा मत सोचा करो। कोरी रिजॉइसेस ओवर हिज इन्वेंशन एज इट कैन डिस्ट्रॉय अ वास्ट सिटी इन अ फ्यू सेकेंड्स। कोरी खुश होता है अपनी इन्वेंशन के बारे में डिस्कस करके कि वो डिस्ट्रॉय कर सकती है, तबाह कर सकती है पूरे शहर को। उसके ये जो बॉम्ब उसने बनाया है फ्यू सेकंड्स में, चंद ही सेकंड्स में। ही सेज दैट हिज इन्वेंशन विल मेक वॉर इन फ्यूचर ओवर इन अ फ्यू आवर्स। वो ये भी कहते हैं कि जो उसकी इन्वेंशन है वो, ये जो जंगें चलती हैं, महीनों चलती हैं, हफ्तों चलती हैं, सालों जंगें चलती हैं। जैसे पहली जंग अजीम जो थी 1913 से लेके 1919 तक चली 6 साल, और 1939 से 1945 तक जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर रही, 6 साल वो जंग चली। तो उन्होंने कहा कि अब ये अगर ये इन्वेंशन होंगी, लीथल बम होंगे, खतरनाक बम होंगे, तो जंग जो है वो हफ्तों में और दिनों में जंगें लड़ी जा चुकेंगी और कामयाबी हासिल की जाएगी मुल्कों को ऑक्युपाई करने में, कंट्रीज को। ही इज ऑल्सो प्राउड दैट
The success of the war will depend on who strikes first and what kind of weapons he uses. और कामयाबी का दारोमदार जो है वो ये कहते हैं जंग जीतने का ये भी होगा कि पहले स्ट्राइक कौन करता है और कितना खतरनाक वेपन्स वो यूज करता है। यानी जिसके पास जितना खतरनाक वेपन है वो उतनी जल्दी उस मुल्क को ऑक्युपाई कर सकेगा। मिसेस मेल्टन जेंटली reminds him that his invention will lead to the death of hundreds of young men like her son Eddie. तो जो सिस्टर है मिसेस मेल्टन, जो बेवा भी है, जिसके बेटे की डेथ भी हो गई है, वो अपने भाई को समझाती हैं कि इस किस्म के लीथल वेपन जो है वो लाखों की तादाद में यंग लोग मारे जाएंगे, मौत का सबब बनेगी ये इन्वेंशन उनकी। और उसका जैसा बेटा था इस तरह कई बेटे जो है कई माओ की गोदे उजड़ जाएंगी। But he ignores her words and gloats over his invention and the fame and wealth. अपनी बहन की बातों को वो इग्नोर करता है और खुश होता है अपनी इन्वेंशन के ऊपर, और वो शोहरत मिलेगी उसको, दौलत मिलेगी, वो इन चक्करों में लगा रहता है। He says that he will sell his bomb to the government, which grants him the highest amount of money. वो ये कहता है कि वो अपनी इन्वेंशन को गवर्नमेंट को बेच देगा, हुकूमत को, जो कि उसको हाईएस्ट अमाउंट पे करेगी। हत्ता कि वो अपनी गवर्नमेंट के साथ भी सिंसियर नहीं होता। वो ये कहता है कि अगर कोई और गवर्नमेंट भी उसको अच्छे पैसे पे करेगी तो वो उसको अपने इस लीथल हथियार को बेच देगा। When Mrs. Meldon is convinced that her brother will not suppress his invention at any cost, she decides to do away with him along with his invention. जब मिसेस मेल्टन ये जानती हैं कि उसका भाई कन्विंस नहीं हो रहा और वो जो है अपनी इन्वेंशन को छोड़ने वाला नहीं है किसी भी कीमत पे, तो वो उससे दूर रहने की कोशिश करती है। She destroys the sheets of paper on which Corey has written the formula. उस शीट ऑफ पेपर को डिस्ट्रॉय कर देती है जिसपे कोरी ने फार्मूला लिखा था। बट कोरी इज नॉट अपसेट, वो अपसेट नहीं होता। ही सेज दैट द फार्मूला रिमेन एम्बेडेड इन हिज ब्रेन एंड ही कैन रिप्रोड्यूस देम इजीली। क्योंकि वो काफी ज़हीन होता है तो वो ये कहता है कि फार्मूला डिस्ट्रॉय करने से कुछ नहीं होगा, उसको अगर पेपर फाड़ भी दिया तो बेसिकली वो फार्मूला उसके ब्रेन में मौजूद है। Mrs. Meldon cannot tolerate his inhumanity anymore. जो उसकी inhumanity है, गैर इंसानी सलूक जो है उसका, कि वो इस बम को किसी भी हाल में बनाना चाहता है सिर्फ पैसे के लिए, शोहरत के लिए, दौलत के लिए, ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। When he stoops to pick up the sheet, she stabs him on the back with a knife and kills him. जब वो खड़ा होता है शीट के लिए झुकता है तो मिसेस मेल्टन जो है वो चाकू लेके स्टैब उसके सीने में घोप देती है, कमर में, और वो जख्मी हो जाता है, गिर जाता है, मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। शी फील्स दैट दिस इज justifiable revenge against the murderer of her son on the occasion of his death anniversary. तो बेसिकली उसके बेटे की डेथ एनिवर्सरी भी होती है और उसी दिन जो है वो अपने भाई को चाकू से मार देती है, सिर्फ सिवाय इंसानियत की जान बचाने के लिए कि और माए उनकी गोदे ना उजड़े, उनके बच्चे ना मरे, नौजवान बच्चे जंगों में, इसलिए अपने भाई को कुर्बान कर देती है। अब इसका कंक्लूजन ये है कि द मैसेज ऑफ द प्ले प्रोग्रेस इज दैट वी शुड नॉट फेवर वॉर एज इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड ऑन अ लार्ज स्केल। तो मैसेज ये है कि हमें फेवर नहीं करनी चाहिए वॉर की, क्योंकि ये एंटी वॉर है ये प्ले, क्योंकि वो मैनकाइंड की डिस्ट्रक्शन का बाइस बनती है, इंसानियत की तबाही का बाइस बनती है। जिस तरह पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम बनी, हमारे सामने एग्जाम्पल है, पूरा वेस्ट बर्बाद हो गया था पहली और दूसरी जंग अज़ीम में। वी शुड नॉट गिव राइज टू द फीलिंग्स ऑफ हैट्रेड, हमें फीलिंग्स ऑफ हैट्रेड को, नफरत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। एंड माइटी थ्रू वॉर्स, और दुश्मनी को जंग के जरिए। बेसिकली दिस प्ले इज रिटन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये जो प्ले लिखा गया था ये कब लिखा गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। द राइटर वॉन्ट्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ ह्यूमनिज्म
through this play, as he believes that anything that is against humanity should be abolished for the peaceful living of all human beings. और जो राइटर है वो ये ह्यूमनिज्म का मैसेज देना चाहता है कि कोई भी चीज़ जो वॉर का सबब बने उसे हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए और हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए पीसफुली, अच्छे इंसानों के साथ, और दोस्ती करनी चाहिए तमाम मुल्कों में। जंग कोई मसले का सबब नहीं है बल्कि बातचीत से मसले का हल करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।